नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो 45 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और आपके पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो देखिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वेरी स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको नेकेड आइज से नहीं देखा जाता है, जिनको किससे देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है। और अगर एक चीज और याद रखिएगा, ये जो होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म ये बहुत ज्यादा यूजफुल भी होते हैं और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं क्योंकि वो डिजीज भी कॉज करते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ स्मॉल माइक्रोब्स। जो स्मॉल माइक्रोब्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका साइज क्या होता है? तो बहुत छोटा साइज है तो उसको फ्यू माइक्रॉन्स का साइज हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। नेम द डिवाइस विच हैज मेड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल। तो कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को सक्सेसफुल किया है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उसको हम लोग देख सकते हैं या तो माइक्रोस्कोप से या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो जैसे बहुत छोटी जब चीज देखनी होती है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, एक आपने देखा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, लैब में अक्सर यूज होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं और उससे माइक्रोऑर्गेनिज्म को देखा जा सकता है। नेम टू हैबिटेट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट का मतलब ये है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, किस चीज में ये होते हैं, कहाँ पर देखे जाते हैं। तो देखिए ये अगर आप देखेंगे तो एयर में भी देखे जाते हैं, एयर में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं और सॉइल में भी होते हैं। तो बहुत ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो। अब देखिए कहाँ ये ग्रो करते हैं, क्योंकि देखिए इनको ग्रो करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ये मेनली ग्रो करते हैं किस पे? कुछ ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं, जिनको होस्ट भी कहा जा सकता है, उस पे ग्रो करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चोट लग गई तो जो पोर्शन आपका कट जाता है उस पे आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए आप उस पे एंटीसेप्टिक या सेवलॉन ऐसी कोई चीज ना लगाएं तो वो धीरे धीरे पकने लग जाता है। अब क्यों पक रहा है? क्योंकि हमारे एयर में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे और उन्होंने क्या किया, उस वाउंड पे जाके अटैक कर दिया, तो उस पे एक तरीके से इन्फेक्शन हो गया। सम प्रेफर टू ग्रो ऑन फ्लैश वाइल अदर प्रेफर टू ग्रो इन अवर इंटेस्टाइन। तो देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे फ्लैश में, जो हमारे मांस में ग्रो होते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी आंतों में मतलब इंटेस्टाइन में भी ग्रो होते हैं। सम में इवन ग्रो फ्रीली इन नेचर। और एक चीज़ और देखी जाती है कि नेचर में भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वो वहाँ पर ग्रो करते हैं। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन मतलब प्लांट्स। यहाँ पर ऑफ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया है। तो प्लांट्स में पूछा गया है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं। तो आपको बस एक शायद पता होगा, राइजोबियम। तो राइजोबियम के साथ दो और याद रखिएगा, एजेटोबैक्टर है, ये भी हेल्प करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में। मतलब जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं तो वो पहले क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट्स में। ठीक है, और ये नाइट्रेट सॉइल में एब्जॉर्ब आते हैं और वो फिर सॉइल के थ्रू मतलब सॉइल में एब्जॉर्ब होते हैं, फिर सॉइल के थ्रू वो प्लांट्स में पहुंच जाते हैं। तो ये जो कन्वर्जन का काम कर रहा है वो राइजोबियम भी करता है, एजेटोबैक्टर भी करता है और क्लोस्ट्रीडियम भी करता है। तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में कहा गया कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आइज। क्या इनको हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं? इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। तो आपको बताया था इनको नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता, और क्योंकि आपने देखा होगा सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड। अब देखिए कुछ आपको देखने को मिलेंगे जैसे फंगस है। ठीक है, ब्रेड अगर पानी में रख दिया जाए, मान लीजिए 2-3 दिन के लिए बाहर रख दिया, तो आपने देखा होगा ग्रीन कलर की उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। ठीक है, तो उसको अगर बहुत अच्छे से देखना है तो उसके लिए आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर सकते हैं, उसमें आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, और लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो मेनली ये कहा जा सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते हैं, और उनको देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाउ मेनी सेल्स आर जनरली प्रेजेंट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको बताना है कितने सेल्स होते हैं। तो देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल्ड अगर देखा जाए तो इसको यूनिसेलुलर भी बोला जा सकता है। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे हम लोग जो है, ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसा है? वो मल्टी सेलर है, क्योंकि हम लोग की बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब में कैसे सेल्स होते हैं? तो यूनिसेलुलर, केवल एक ही सेल होता है। ठीक है, लेकिन जो एल्गे है वो भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो मल्टी सेलर है।
नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया इज इट ट्रू दैट माइक्रोब्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो जो माइक्रोब्स हैं क्या वो हमारी लाइफ के एसेंशियल पार्ट हैं? तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है कि जो माइक्रोब्स होते हैं ये हमारी लाइफ के एसेंशियल पार्ट होते हैं। ठीक है, अब क्यों? अवर इंपॉर्टेंट ऑर्गन सच एज नोज, थ्रोट, माउथ एंड इंटेस्टाइन आर इनहेबिटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स। क्योंकि आपको पता होगा हम लोग के थ्रोट में जैसे गला है, नोज है, ठीक है, इन सब में अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। माउथ हो गया तो माउथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ साथ हम लोग के पेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं। हालांकि जब वो पेट में पहुंचते हैं, स्टमक में पहुंचते हैं, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो बैक्टीरियाज को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में है वो हमेशा हार्मफुल ही होंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमारे शरीर में और वो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं एक्सप्लेन वेदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अवर फ्रेंड और फो। तो आपको बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेंड है या फो है, मतलब या दुश्मन है या वो दोस्त है। तो ये अभी हमने आपको बताया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के रोल को प्ले करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, तो वो हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर देखा जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात अगर करी जाए तो वो फ्रेंड भी है और वो फो भी है, मतलब वो दोस्त भी और वो दुश्मन की तरह भी काम करता है। हाउ आर, अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? अगले क्वेश्चन में कहा गया है हाउ आर ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरिया यूजफुल इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करी जाए या बैक्टीरिया की बात करी जाए, ये किस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है ये आपको बताना है। तो देखिए जो बैक्टीरियाज हैं, जैसे भी राइजोबियम बताया था, क्लोस्ट्रीडियम बताया था, वहां पे आपने क्या देखा था? वो किससे मदद कर रहा था? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर रहा था। और होता क्या है कि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ गया तो सॉइल में नाइट्रोजन की मतलब नाइट्रोजन एक्सपैंड हो गया, नाइट्रोजन ज्यादा हो गया। अब क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा हो गया और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट किसको होती है? प्लांट्स को होती है। तो प्लांट्स को आसानी से नाइट्रोजन मिल जाएगा सॉइल से और फिर जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ फर्टिलिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? अब कौन कौन से ग्रुप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? तो जैसे आप देखेंगे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और कुछ एल्गे हो गए। तो ये सब जो होते हैं ये कुछ ग्रुप होते हैं किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन लिखी है बेकार, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, साइज के हिसाब से हम लोग ने इसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट में आते हैं गिव टू ग्रुप्स ऑफ माइक्रोनिज्म विच लिव इन कॉलोनीज। अब देखिए कॉलोनी में मतलब ग्रुप में कौन कौन रहते हैं। कॉलोनीज का मतलब ये है कि झुंड में कौन पाए जाते हैं। तो झुंड में अगर आप देखेंगे बैक्टीरियाज और फंजाई ऐसे हैं जो झुंड में पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन में कहा गया डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस इन ब्रीफ। अब देखिए ब्रीफ में बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक वायरस की क्या क्या हो सकती है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत ही स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो बहुत स्मॉल होगा, बहुत बेसिक सी चीज है। कैसे देख सकते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी देयर प्रेजेंस इज फेल्ट बाय द इफेक्ट दे हैव ऑन देयर होस्ट। अब देखिए कैसे पता चलता है कि हम लोग की बॉडी में वायरस चला गया? तो जब बॉडी में वायरस जाता है तो क्या होता है, कुछ ऐसे परेशानियां होने लग जाती, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे खांसी आने लग जाएगी, फ्लू हो जाएगा, ठीक है, बुखार आ जाएगा। तो ये सब किससे होता है? तो ये सब होता है वायरस से। ठीक है, तो उसी से ही हम लोग पता कर सकते हैं, उसके इफेक्ट से ही पता कर सकते हैं कि हम लोग की बॉडी में वायरस एंटर हुआ है। दे डू नॉट हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब इनको एग्जिस्ट करने के लिए, इनको लिविंग रहने के लिए एक बॉडी की जरूरत होती है, एक होस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो जब ये मतलब बॉडी से बाहर जब तक होते हैं तो ये डेड होते हैं। जब ये बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, होस्ट मिल गया, ये होस्ट हो जाएगा, और जब ये बॉडी के अंदर पहुंचेंगे क्या हो जाएंगे? फिर से लिविंग हो जाएंगे। ठीक है, दे रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। रेप्लिकेट का मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये रिप्रोड्यूस होते हैं लिविंग सेल के अंदर ही जाके, बाहर रह के रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। कोई इनका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। अ वायरस हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड बाय प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वायरस होते हैं उनमें थोड़ा सा ही जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, किसकी? प्रोटीन की। ठीक है, और यही प्रोटीन की जो कोटिंग होती है इसकी वजह से क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इस पे असर नहीं करती हैं। तो जब कोई वायरल डिजीज होती है उसमें अगर आप कोई एंटीबायोटिक दवा खाते हैं तो वो असर नहीं करती है, क्योंकि यही प्रोटीन कोट जो होता है वो उसको
प्रिवेंट करता है उससे। ठीक है, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ के बारे में पूछा गया, प्रोटोजोआ क्या होते हैं। तो देखिए प्रोटोजोआ भी जो है वो सिंगल सेल्ड हैं, यूनिसेलर हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ के। तो आपको एमसीक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अमीबा क्या है, तो ऑप्शन में दिया होगा बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, या ऐसे ऐसे करके जो चारों हैं उनमें से आपको कोई भी हो सकता है ना दे और पूछें कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़े से याद रखिएगा। ठीक है, इनका शेप कैसा होता है, तो ओवल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, इलोंगेटेड शेप के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज करते हैं, जैसे मलेरिया आप लोग ने सुना होगा, जो किससे होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। किससे होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है उससे एक बीमारी होती है जिसको क्या कहते हैं, मलेरिया कहते हैं। और डेंगू जो होता है वो भी इजिप्टी एडीज मॉस्किटो होता है, उससे होता है। और ये दोनों किससे होते हैं, तो दोनों में प्रोटोजोआ जो हम लोग की बॉडी में इंटर कर जाता है उसी से दोनों बीमारियां हो जाती हैं। दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल सॉइल न्यूट्रिएंट। देखिए इनका एक अच्छा काम भी है कि ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और यूजफुल सॉइल न्यूट्रिएंट में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं फंजाई के बारे में बताना कि फंजाई क्या होता है। तो फंजाई को अगर देखें तो फंजाई के बारे में पूछा गया है कि वाटर फंजाई, तो ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी यूनिसेलर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फंजाई कुछ ऐसे भी होते हैं जो मल्टी सेलर फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे मशरूम हो गया, यीस्ट हो गए, तो ये सब मल्टी सेलर होते हैं और इनको नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट में आते हैं, हाउ डू यीस्ट मेक ब्रेड लाइट एंड स्पॉन्जी। तो देखिए यीस्ट जो होता है वो क्या करता है, ब्रेड जो हम लोग खाते हैं उसको हल्की बनाता है और साथ ही साथ स्पॉन्जी मतलब फूला देता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसा रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से वो फूल जाती है। अब वही आपको बताना है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए है क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड हीट, वार्म बोला जाए या हीट बोली जाए। तो देखिए दो चीज हो गई, पहला हो गया शुगर और दूसरा क्या हो गया, हीट हो गई। शुगर और हीट की वजह से क्या होता है, जो यीस्ट होता है, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस होता है और वो कौन सी गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। तो देखिए शुगर और हीट किया, साथ ही साथ यीस्ट था, और जब तीनों को जब गर्म किया जाता है तो एक गैस निकलती है जिसको कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो ब्रेड है उसमें छोटे छोटे से छेद करके बाहर निकलती है और यहाँ पूरे में भर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक तरीके से गैसियस स्पेस यहाँ पर भर जाती है, और क्योंकि अंदर गैस भर गई तो होगा क्या, होगा ये कि इसका वेट कम हो जाएगा और साथ ही साथ ये एक तरीके से कैसी हो जाएगी, स्पॉन्जी हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम एनी टू फूड्स आइटम दैट आर प्रिपेयर्ड यूजिंग ईस्ट। अब ईस्ट से कौन कौन से फूड आइटम को प्रिपेयर किया जाता है, तो जैसे ब्रेड हो गया, बियर हो गई, वाइन हो गई, तो उसमें भी ईस्ट को यूज किया जाता है। और साथ ही साथ इडली डोसा जो बनाते हैं उसमें भी ईस्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्मेंटेशन क्या होता है। तो फर्मेंटेशन एक स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है, और इसमें होता क्या है कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर में, ये टूटते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में टूटते हैं, तो यीस्ट की प्रेजेंस में टूटते हैं, लेकिन याद रखिएगा एब्सेंस ऑफ एयर, ये प्रोसेस जो हो रहा है एयर की एब्सेंस में हो रहा है। तो देखिए क्या कौन टूट रहा है, तो जो शुगर है या ग्लूकोज कह सकते हैं, शुगर का जो मॉलिक्यूल है ये टूट रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, ईस्ट की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और O2 नहीं होगी, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, एल्कोहल बनता है, और यही जो एल्कोहल है उससे वाइन, बियर, ये सब चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, thus when sugar solution in water is kept with some yeast in a tumbler for few days, alcohol is formed। तो वही हम आपको बता रहे थे। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है व्हाट आर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे डिजीज होती है, ठीक है, मतलब जो माइक्रोनिज्म डिजीज कॉज कर सकते हैं उनको पैथोजेंस या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपको पता होगा कॉलरा जो है, ठीक है, कॉलरा जो है वो किससे होता है, तो एक बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरे। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग आपको बैक्टीरियाज देखने को मिलेंगे, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो डिजीज कॉज कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट में आते हैं व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखिए कम्युनिकेबल डिजीज पूछा गया है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, तो देखिए ऐसी डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से कहाँ पास हो सकती है, हेल्दी पर्सन, मतलब जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ये पहला पर्सन है और ये मान लीजिए दूसरा पर्सन है,
ठीक है। अब ये थोड़ा सा पर्सन मोटा तगड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है तो हो सकता है ये फिट हो, तो ये फिट पर्सन है। और ये कैसा छोटा है, मतलब हो सकता है बीमार पड़ गया हो, तो ये मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन है। ठीक है, तो इसने मान लीजिए खांसा छींका या कोई ऐसा काम किया कि इसके जो माइक्रो इसके शरीर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकले वो इस पर्सन तक चले गए। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर्सन तक चले गए तो होगा क्या, इसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसी मतलब ऐसी अगर कोई डिजीज है, मतलब ऐसा कोई वायरस है या ऐसा कोई मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होकर दूसरे पर्सन को भी क्या कर देगा, बीमार कर देगा, तो ऐसी डिजीज को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को अगर टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस अगर मान लीजिए किसी को है और वो किसी दूसरे पर्सन पे, किसी फिट पर्सन पे क्या कर देता है, खांस देता है, तो क्या होगा। और अगर मान लीजिए उसके जो माइक्रोऑर्गेनिज्म निकले वो उसके मुंह में चले गए या नाक में चले गए, तो हो सकता है कि अगर इसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो इसको भी टीबी हो सकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस के कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कॉलेरा हो गया, फ्लू हो गया, लेप्रोसी हो गया, टीबी भी है। ठीक है, तो अलग अलग कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, why should one not use the handkerchief of a person who is suffering from common cold। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, और इसको कौन सी बीमारी है, उसको मान लीजिए कॉमन कोल्ड हो गया, इसको वायरल फीवर हो गया है और ये बहुत ज़्यादा छींक रहा है, तो क्या है कि जो इसका हैंडकरचीफ ये यूज़ कर रहा है वो किसी और पर्सन को यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो हैंकी ये यूज़ कर रहा होगा, जब इसने छींका होगा तो सारे के सारे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे वो बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म इस हैंकरचीफ पे आ गए होंगे। तो अगर मान लीजिए कोई फिट पर्सन है या उसका मान लीजिए कोई दोस्त है या उसका कोई घर वाला है, वो इसी रुमाल को यूज़ करके अपना मुंह पोंछ लेता है, तो क्या होता है कि जो सेम जो वायरस वहां आए थे उस रुमाल में, वो इस पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं और ये पर्सन भी क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा करते हैं। वो आंसर हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया, अब इसको आप लोग यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, वाई डज अ हाउस फ्लाई ट्रांसमिट डिजीज। अब देखिए हाउ मतलब कैसे, जो हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई मतलब मक्खी है। आप लोग ने देखा होगा घरों में अक्सर मक्खियां आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए कोई खाना वाना कहीं गिर जाता है तो मक्खियां आ जाती हैं। सबसे खतरनाक और सबसे खराब अगर कोई जानवर है या ये कहें कि कोई इंसेक्ट है, वो मक्खी होती है। लोग मच्छरों को खराब कहते हैं, लेकिन मच्छरों से ज़्यादा बीमारियां कौन फैलाती है, मक्खी फैलाती है। क्यों, क्योंकि जो मक्खी होती है ये कहाँ बैठती है, तो ये एक्सक्रीटा पे, गार्बेज पे जाके बैठती है। ठीक है, और वहां से क्या करती है, इसके पंजों में जो माइक्रोब्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, जो इसकी टांगे होती हैं उसमें माइक्रोब्स चिपक जाते हैं। और जब ये मान लीजिए आपके खाने पे बैठी या कोई भी आपका फूड आइटम था उस पे जाके बैठ गई, तो क्या होगा, उस फूड आइटम पे वही जो एक्सक्रीटा या जो गार्बेज था वहां पे जो भी माइक्रोनिज्म थे वो अब आपके फूड आइटम पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। और जब आप उस खाने को खाएंगे तो वो माइक्रोनिज्म आपके शरीर में चले आएंगे और वो क्या होंगे, फिर धीरे धीरे करके आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए खाने को कभी भी खाना आप खाइए तो ऐसी दुकान पे या ऐसी जगह पे खाइए जहाँ पर खाना पैक होता हो, बंद रहता हो। खुले में अगर आप खाना खा रहे हैं या खुले में कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइक्रोब्स आपकी बॉडी में जाने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉयल फूड। तो अभी आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से फूड को स्पॉयल करता है, किस तरीके से फूड को खराब करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी फूड है, जैसे मान लीजिए आप लोग अगर स्कूल जाते होंगे तो लंच लेके जाते होंगे। अब लंच मान लीजिए आप लोग लेके गए और लंच दिया गया था सुबह, और मान लीजिए आपने नहीं खाया, उस दिन नहीं खाया, आपने दूसरे दिन उस लंच को देखा और फिर मन किया आपका कि उस लंच को फिर से खा लें। ठीक है, जब आपने लंच को खोला तो क्या देखा, इसमें से बदबू आ रही थी, इस खाने में से बदबू आ रही थी। बदबू क्यों आ रही है इस खाने में से, क्योंकि इसके अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए हैं। ठीक है, तो वही है कि अगर कोई भी फूड को बहुत देर के लिए स्टोर कर दिया जाता है, बहुत देर के लिए रख दिया जाता है, तो क्या होता है कि उसमें माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, जिससे वो जो खाना होता है वो टॉक्सिक हो जाता है। तो अगर आपने इस खाने को खा लिया तो टॉक्सिक, जहरीला हो सकता है, उससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, ऐसी ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो सीरियस इलनेस भी कॉज कर सकता है, इवन डेथ देखिए लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिए हमने आपको बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक पेड़ बना देते हैं, जैसे मान लीजिए पूरा एक पेड़ हो गया इस तरीके का। ठीक है, हमारी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है, जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, ये उसकी क्या है, जड़ है। अब जड़ होगी तो कहाँ होगी, तो इधर सॉइल होगा। अब इन जड़ों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली वो लेके इस प्लांट को दे सकें। तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होती है ये सॉइल तक जब पहुंचती है,
ठीक है। तो सॉइल पे पहुंचने के बाद होता क्या है कि इस सॉइल में कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, कई सारे ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाइट्रेट्स में, ठीक है। और ये नाइट्रेट्स कहाँ घुल जाते हैं, ये नाइट्रेट डिसॉल्व हो जाते हैं इस सॉइल में, और फिर ये क्या करता है, सॉइल जो है, सॉइल के थ्रू जो नाइट्रेट्स हैं वो प्लांट्स में चले आते हैं, और जब प्लांट्स में चले जाएंगे तो वो नाइट्रोजन आसानी से इस प्लांट को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को, जो कन्वर्जन हो रहा था नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसके बाद देखिए वही सेम क्वेश्चन पूछा गया, कोई एक अब बताना है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होगा। आपको हमने 3 बताए थे, तो राइजोबियम इज द करेक्ट आंसर। राइट वन अदर वे हाउ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड। अब जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया से ही नाइट्रोजन फिक्स हो, नाइट्रोजन का फिक्सेशन लाइटनिंग में भी हो जाता है। जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये टूटते हैं, ठीक है। अब जब ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, और क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और नाइट्रेट्स बना देंगे, ठीक है। और यही नाइट्रेट्स फिर जाके सॉइल में घुल जाते हैं। तो लाइटनिंग में भी याद रखिएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस। अब देखिए माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे यूजफुल हैं, तो यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में आपको 10 लाइनें लिखनी है। तो 10 लाइनें देख लीजिए क्या क्या है। मतलब ऐसे आपको क्वेश्चन दिया सकता है कि मेंशन 10 यूजेस ऑफ 10 यूजफुल यूजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ऐसे करके दे सकते हैं। तो मिल्क का कन्वर्जन कौन करता है, कर्ड में, ये लैक्टोबैसिलस से होता है, ठीक है। चीज, दही, ठीक है, पनीर, ये सब बनाने में भी कहीं ना कहीं माइक्रोऑर्गेनिज्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। एसिटिक एसिड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और वो कौन करता है, एसिटोबैक्टर एसिटी करता है, ठीक है। याद रखिएगा अल्कोहल से जब एसिटिक एसिड बनाया जाता है, एसिटिक एसिड से अल्कोहल नहीं बन रहा है, ठीक है, अल्कोहल से क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड बनता है, जिसको सिरका कहते हैं। तो वो किसकी मदद से बनता है, एसिटोबैक्टर एसिटी की मदद से बनता है। इसके बाद जो यीस्ट होता है, यीस्ट को यूज किया जाता है अल्कोहल और वाइन को बनाने में। एंटीबायोटिक्स जो बनाई जाती है, याद रखिएगा एंटीबायोटिक्स जो बनती हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा एंटीबायोटिक्स में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, मतलब कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करता है, अभी आपको बताया था हमने। इसके साथ ही साथ मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, वैक्सीन हो गया, तो वैक्सीन है चाहे एंटीबायोटिक्स है, इसको बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए पिकल्स जो होते हैं, जो अचार होते हैं, उनको प्रिजर्वेशन, जो प्रिजर्व होता है बहुत दिनों तक बनाए रखने के लिए भी बैक्टीरियाज का इस्तेमाल कई जगह किया जाता है, ठीक है। बेकिंग इंडस्ट्री में भी आपको पता है यीस्ट इस्तेमाल किया जाता है, और यीस्ट क्या एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्लींजिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिकम्पोज करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करता है, मैन्योर में कन्वर्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद देखिए पूछा गया है कि आपको कुछ हार्मफुल इफेक्ट बताने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो हार्मफुल इफेक्ट देखिए मेनली डिजीजेज हैं, ठीक है। तो मेनली ये क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, तीनों में ही क्या कर सकता है, ये डिजीज कॉज कर सकता है। और जो डिजीज कॉज करते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, पैथोजेंस कहा जाता है, ठीक है। अब जो पैथोजन होते हैं हम लोग की बॉडी में एंटर कैसे करते हैं, तो हम लोग की बॉडी में एंटर करते हैं या तो एयर से एंटर कर जाएंगे, वाटर से एंटर कर जाएंगे, या हम लोग ने कोई गंदा खाना खा लिया उससे भी एंटर कर सकते हैं। या अभी हमने आपको बताया था कि जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है किसी फिट पर्सन के, तो भी कहीं ना कहीं वो एक तरीके से माइक्रोऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में जा सकता है, ठीक है। जैसे कोल्ड फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कफ हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, तो ये सब ऐसे हैं जो किससे होते हैं, वायरस से होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज दी गई है जिसका नाम है फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। ये किसमें होती है, कैटल्स में होती है, और ये भी किससे होती है, वायरस से होती है। इसके बाद आप याद रखिएगा बैक्टीरिया से 2 डिजीज बताई गई हैं, जैसे टाइफॉइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, इसके अलावा कॉलरा भी है जो बैक्टीरिया से होता है, और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। एंथ्रैक्स के बारे में बात करी गई, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत ही खतरनाक डिजीज है, और ये ह्यूमन में भी होती है और कैटल्स में भी होती है, और ये किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। देखिए कुछ ऐसी डिजीज होती है जैसे डिसेंट्री हो गई, मलेरिया हो गई, ये किससे होती है, प्रोटोजोआ से हो गई। प्रोटोजोआ से भी हमने आपको एक और बताई थी, जैसे डेंगू,
इसके बाद जो रिंग वॉर्म है, जैसे दांत का खुजली जो है वो किससे होता है? फंजाई से होता है। ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस व्हेन दे ग्रो ऑन फूड। अब देखिए फूड पे जैसे आपको बताया था फूड टॉक्सिक हुआ जा रहा था, तो क्यों हो रहा था? जब उसको हम लोग ने कुछ देर के लिए रख दिया था तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस में भी कन्वर्ट कर सकता है फूड को। ठीक है। साइट्रस कैंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा सकता है साइट्रस कैंकर जो है किससे होती है? तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ ऐसे करके दिया होगा तो याद रखिएगा बैक्टीरिया से होती है। और ये मेनली जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें ये डिजीज हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और डिजीज दी गई है, येलो वेन मोज़ेक डिजीज है। ये मेनली भिंडी में होती है और ये किससे होती है? इंसेक्ट से होती है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या पूछा गया है कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है। अभी हम लोग फिलहाल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अगले 15 क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए एंटीबायोटिक्स को लेते समय। ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं, या तो किल कर देंगी और या तो रोक देंगी किस चीज़ को? ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। मतलब हम आपकी शरीर में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया है तो वो ना बढ़े और ना ही उसका ग्रोथ हो और वो खत्म हो जाए, तो उसके लिए जो दवाइयाँ खाई जाती हैं, उसके लिए जो ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उसी को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो किससे बनाई जाती हैं? तो आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं और साथ ही कई सारी डिजीज में हेल्प करती हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स याद रखिएगा मेनली ये बैक्टीरियल डिजीज में हेल्प करती हैं, वायरल डिजीज में हेल्प नहीं करती हैं। नेक्स्ट में देखिए कहा गया है, इसी में ही पूछा गया था कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो देखिए एंटीबायोटिक्स ऐसे नहीं कि अपने आप से कोई भी एंटीबायोटिक ले ली, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपको क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक बताएगा वही आपको लेनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वो चेकअप लिखे और जब चेकअप लिखेगा तो पता चला कि आपको जो डिजीज थी वो वायरल डिजीज थी। ठीक है, वायरल कोई प्रॉब्लम थी और आपने एंटीबायोटिक ले ली तो आपको फायदा नहीं करेगी, ऊपर से नुकसान और कर सकती है। ठीक है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, देखिए वही बताया गया है कि जब आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं जब जरूरत नहीं होती है तो आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ क्या होता है? एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अब जब रेजिस्टेंस आ जाएगा तो जैसे मान लीजिए आपको बैक्टीरियल डिजीज भी हुई, ठीक है, और आपने क्या ली? एंटीबायोटिक ले ली, तब भी आपको एंटीबायोटिक फायदा नहीं करेगी क्योंकि उसको रेजिस्टेंस उसके खिलाफ डेवलप हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फॉल इल दीज एंटीबायोटिक्स वुड बी लेस इफेक्टिव, वही आपको बताया भी हमने। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। अब देखिए फ्लू लिख गया यहाँ पर, फ्लू होगा। ठीक है। तो कॉज्ड बाय वायरस, तो अभी हमने आपको बताया था जब वायरल डिजीज होती है तो उसमें जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो मदद नहीं करती हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल दे दिया गया था ऊपर वाले क्वेश्चन का कि रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो कैसी डिजीज है? फंजाई से होती है और कहीं ना कहीं ये किससे स्प्रेड होती है? एयर से स्प्रेड होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है प्लांट की और कौन सी कैसी डिजीज है? फंजाई की डिजीज है। ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन अभी बचे हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।